तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, समुच्चय को लिखने की पद्धति। तो समुच्चय को लिखने की कितनी पद्धतियां हैं? दो। पहली क्या है? सूची पद्धति। दूसरी क्या है? गुणोत्तर पद्धति। तो सूची पद्धति में क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला है कि समुच्चय के घटकों को किस में लिखा जाता है? धन कोष्ठक में। तो देखिए धन कोष्ठक है, मतलब आप समुच्चय को ऐसे ये छोटे कोष्ठक या ऐसे बड़े कोष्ठक में नहीं लिख सकते, आपको ऐसे धन कोष्ठक में ही समुच्चय को लिखना है। तो ध्यान रखिए समुच्चय को हमेशा धन कोष्ठक में लिखना है। घटकों के बीच अल्प विराम मतलब कॉमा लगाना है। एक एक हर घटक के बीच आपको कॉमा लगाना है। और घटकों को क्रम से लिखना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आप सूची पद्धति में लिख रहे हैं तो आप एक घटक को किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। ऐसा क्रम से लिखना जरूरी नहीं है, आगे पीछे घटकों को लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ मैंने देखिए 2 4 6 लिखा है, अगर मैं इसको 2 6 4 लिख दूं या 4 6 2 लिख दूं तो सारे समुच्चय एक ही माने जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं माना जाएगा। क्रम को आप बदल सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक घटक केवल एक बार लिखा जाता है, मतलब समुच्चय के अंदर एक संख्या को केवल एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ 2 4 6 फिर से 2 नहीं लिख सकता। अगर मैं ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 2 4 6 4, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये संख्या 2 बार आ गई। समुच्चय में कभी भी एक घटक को हम 2 बार नहीं लिख सकते, एक घटक को केवल एक बार लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे उदाहरण दिया है, ये आपका समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, समुच्चय ए समुच्चय बी। इसके घटकों को देखिए धन कोष्ठक के अंदर लिखा है और कॉमा लगाया गया है, तो घटकों के बीच कॉमा। अब इसमें ये डॉट 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 क्यों बनाया गया? डॉट 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 का मतलब हुआ कि संख्या कहाँ तक जाएगी? असंख्य तक जाएगी, मतलब 0 1 2 3 के बाद अब डॉट 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 लगने का मतलब ये 3 पे खत्म नहीं हो गई, आगे भी 4 5 6 वो आगे बढ़ रही है। तो ये तो हमारी पहली विधि हो गई, कौन सी? सूची पद्धति। अब हम लोग दूसरी विधि पढ़ेंगे, गुणवर्णन पद्धति। तो गुणवर्णन पद्धति देखिए कैसे है। इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि समुच्चय को धन कोष्ठक में लिखा जाता है। तो जैसे हम सूची पद्धति में समुच्चय को धन कोष्ठक में लिखते थे, वैसे गुणवर्णन पद्धति में भी समुच्चय को धन कोष्ठक में ही लिखेंगे, मतलब इसके लिए भी वही कोष्ठक लगाना है। शुरुआत में आपको x ऐसा है कि x या y ऐसा है कि y प्रारंभ में लिखा जाता है। इसका जरा मतलब समझिए क्या है कि x ऑब्लिक x बना, इसको ऑब्लिक पढ़ते हो आप नॉर्मली, x ऑब्लिक x या फिर y ऑब्लिक y, ये शुरुआत में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ ऑब्लिक आप लिखते हो, पर इस वाले चैप्टर में इसको ऑब्लिक नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है ऐसा है कि, या इंग्लिश में पढ़ते हैं सच दैट। कोई इंग्लिश में बोलेगा तो बोलेगा एक्स सच दैट एक्स, या हिंदी में बोलेगा एक्स ऐसा है कि एक्स। जैसे मैं यहाँ हिंदी में लिखा हूँ एक्स ऐसा है कि एक्स, तो एक्स ऐसा है कि एक्स, वाई ऐसा है कि वाई प्रारंभ में लिखा जाता है। अर्थात समुच्चय का सामान्य घटक चरांक से दर्शाया जाता है। इसका जो समुच्चय होता है उसके सामान्य घटकों को चरांक एक्स वाई, अब केवल एक्स और वाई से ही प्रदर्शित करो ऐसा जरूरी नहीं, कोई दूसरा अक्षर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन दोनों अक्षर यहाँ सेम होने चाहिए। जैसे एक्स ऐसा है कि एक्स, वाई ऐसा है कि वाई, जेड ऐसा है कि जेड, ए ऐसा है कि ए, बी ऐसा है कि बी, ऐसा आपको लिखना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला क्या है? धन कोष्ठक में लिखना है। दूसरा क्या है? एक्स ऐसा है कि एक्स, वाई ऐसा है कि वाई, ये इस टाइप से आपको शुरुआत करना है। और तीसरा क्या है? चरांक के सामान्य गुणधर्म का वर्णन किया जाता है। मतलब ऐसी तो कोई खास बात है जो उस समूह के प्रत्येक सदस्य में है, वो जो सामान्य बात समूह के प्रत्येक सदस्य में है उसका यहाँ पे वर्णन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय है, अगर मैं इसको बोलूं सूची पद्धति में लिखना है, तो सूची पद्धति में आप कैसे लिखेंगे? स्वर अक्षर होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए ये है सूची पद्धति। तो सूची पद्धति में तो आप ऐसे लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन
अब आपको सूची पद्धति में यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ कौन सी पद्धति में लिखना है, गुणोत्तम पद्धति। तो गुणोत्तम पद्धति में अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय कैसे लिखेंगे, पहले तो धन कोष्ठक बनाने हैं। देखिए मैंने धन कोष्ठक बनाया, फिर उसमें लिखना है एक्स ऐसा है कि एक्स। अब आप अगर यहाँ वाई ऐसा है कि वाई लिखते हो तो भी सही है, ए ऐसा है कि ये लिखते हैं तो भी सही है, जेड ऐसा है कि जेड लिखते हैं तो भी सही है। तो यहाँ कोई भी जो अक्षर यहाँ लिखिए वही यहाँ लिखिए, मतलब चरांक द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। और फिर इनके अंदर क्या खास बात है, ये सारे सदस्यों के अंदर क्या खास बात है, ये सभी लोग स्वर हैं, यही इनके अंदर खास बात है। तो इनका जो सामान्य गुणधर्म है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे सामान्य गुणधर्म का वर्णन कर दिया। क्या सामान्य गुणधर्म है कि यह अंग्रेजी का स्वर अक्षर है, यह क्या है, अंग्रेजी का स्वर अक्षर है। तो आप केवल इतना बोल दिए यह अंग्रेजी का स्वर अक्षर है, तो इसके समझ में आ गया इसके अंदर, इस समुच्चय के अंदर केवल कौन से अक्षर लिए जाएंगे, स्वर अक्षर लिए जाएंगे। इस तरीके से ये गुण वर्णन, मतलब इसके अंदर गुणों का वर्णन किया जाता है, जो खास बात होती है समुच्चय के सदस्यों का, उसका क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जब इसका जैसे कुछ उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि गुण वर्णन पद्धति और उसको सूची पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए पहला उदाहरण है, x ऐसा है कि x घटक है n का, 1 छोटा है x छोटा है 10। तो ये आपका गुण वर्णन पद्धति में लिखा हुआ है। x ऐसा है कि पहले तो धन कोष्ठक बनाया हुआ है, और फिर x ऐसा है कि x लिखा है, और एक घटक है n का। अब n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि x जो है वो n का घटक है, मतलब x जो है, x कैसा है, वो प्राकृत संख्या है, लेकिन 1 और 10 के बीच में है। देखिए 1 छोटा है, x छोटा है 10, मतलब x का मान जो है वह 1 और 10 के बीच में है। अब 1 और 10 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो 2 से लेकर 9 तक की संख्या है। 1 और 10 के बीच क्या आता है, 1 के बाद और 10 के पहले, तो ये 2 से लेकर 9 तक की संख्या। ये आपने कौन सी पद्धति में लिख दिया, ये सूची पद्धति है। सूची पद्धति में क्या करते हैं, धन कोष्ठक लगाते हैं और पूरे सदस्यों को कॉमा लगा के लिखते हैं। ये सूची पद्धति हो गई, और इसी का ये गुण वर्णन पद्धति हो गई। अगला देखिए, x ऐसा है कि x यह 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। अब हमें देखना 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। और कहाँ से शुरू होती है अभाज्य संख्या, 2 से शुरू होती है। तो अभाज्य संख्या हमें देखना है, लेकिन 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि ये संख्याएं किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ये केवल अपने से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होंगी। तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या। अब ये आपने कॉमा लगा के सदस्यों को लिख दिया, तो कौन सी पद्धति हो गई, ये सूची पद्धति हो गई। और ये कौन सी पद्धति से लिखा हुआ है, गुण वर्णन पद्धति से। अगला देखिए, x ऐसा है कि x यह डिवीजन शब्द का अक्षर है। अब ये जो डिवीजन पूरा शब्द है, DIVISION, ये डिवीजन शब्द के अक्षर हमें लिखने हैं अलग अलग करके। जब आपने ऐसे लिख दिया x ऐसा है कि x यह डिवीजन शब्द का अक्षर है, तो आपका यह गुण वर्णन पद्धति हो गया। धन कोष्ठक के अंदर पहले x ऐसा है कि x लिख दिया, फिर यह डिवीजन शब्द का अक्षर है। लेकिन अब इसको सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो ये जो डिवीजन शब्द है इसके अक्षरों को कॉमा लगा के लिख दीजिए, तो सूची पद्धति हो गया। तो जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, D पहला अक्षर, फिर I दूसरा अक्षर, फिर V तीसरा अक्षर, फिर I आ गया। तो देखिए मैंने फिर से I नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था अभी सूची पद्धति में कि समुच्चय के घटकों को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। समुच्चय के घटक को अगर एक बार लिख दिया तो उसको फिर से नहीं लिख सकते हैं। तो ये फिर से आई आया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। फिर कौन सा है, एस लिख दिया। फिर देखिए फिर से आई आ गया, लेकिन एक बार आई लिख चुके हैं तो फिर दोबारा आई नहीं लिख सकते, तो फिर से आई को नहीं लिखा। फिर ओ, फिर एन। ये कौन सी पद्धति हो गई, ये हो गई सूची पद्धति। नेक्स्ट देखेंगे, y ऐसा है कि y यह संख्या इस प्रकार है कि y स्क्वायर बराबर 9।
तो y का मान कितना होगा, यहाँ पे y का जो मान है ना वही यहाँ पे सूची पद्धति में लिखना है। तो ध्यान रखिए कि 3 किसका स्क्वायर 9 होता है, तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। अब ये मत सोचना कि -3 का स्क्वायर -9 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 3 गुणे 3 9 होगा, और -3 का स्क्वायर तो -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 3 9। तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसलिए यहाँ पे y का अगर हम मान पता करें तो y का मान -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। इसलिए ये दो आंसर यहाँ y के आएंगे, -3 और +3। तो ये आपने कौन सी पद्धति से लिख दिया, ये गुणोत्तर पद्धति से है और ये सूची पद्धति। अगला देखेंगे, z ऐसा है कि z यह 30 से छोटी 5 की गुणक संख्या है। अब 30 से छोटी 5 से कटने वाली संख्या, 5 की गुणक संख्या मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 5 का पहाड़ा तो अनंत तक चलता है, लेकिन हमें केवल 30 से छोटे तक रहना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 30 से कम तक। तो देखिए 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छंग 30 हो जाएगा। 30 को नहीं लेना है क्योंकि 30 से छोटा बोला है, तो 25 तक लेंगे। तो ये आपने कौन सी पद्धति से लिख दिया, सूची पद्धति। तो ये गुणोत्तर पद्धति में z ऐसा है, पहले तो धन कोष्ठक लगाए, फिर देखिए z ऐसा है कि z यह 30 से छोटी 5 की गुणक संख्या है, मतलब 5 के पहाड़े की संख्या है। तो 5 के पहाड़े की संख्या लिख दिया, 30 से छोटी संख्या है, 30 से छोटे तक ही रहे, तो 25 तक लिखा केवल, एक कॉमा लगा के लिखा धन कोष्ठक के अंदर। तो ये सूची पद्धति। तो इस तरीके से पहला टेबल जो है वह गुणोत्तर पद्धति में लिखा गया, दूसरे टेबल में वही सेम समुच्चय को सूची पद्धति में लिखा हुआ। अब कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नहीं आता रहेगा तो फिर आपको समुच्चय नहीं आएगा। तो संख्याओं का ज्ञान, पहला है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वो प्राकृत संख्या होती है। n बराबर 1 से लेके कोई भी संख्या आप गिने तो गिनती हमेशा कहां से शुरू करते हैं, 1 से। तो ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं को हमेशा n से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये संख्याओं का यूज आपको समुच्चय में पड़ेगा। ये संख्याओं की पहचान होना आपको जरूरी है। तो पहला कौन सा हो गया, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं n से, और क्योंकि प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, इसलिए उसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो उसको 1 2 3, यहाँ पे 3 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दूसरा है, जब ये प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और इसको W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं मतलब ये जो पूर्ण संख्या है ना, 0 के बाद की संख्या ये तो लेनी ही है। जब इसमें माइनस वाली संख्या को भी हम ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूर्णांक संख्या में क्या आता है, बीच में 0 रहता है, और दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्या रहेगी, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, और बाईं तरफ माइनस वाली संख्या रहती है, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। तो इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, बीच में 0, इधर प्लस इधर माइनस। अब एक है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जरा ध्यान से समझिए कि जो बटे वाली संख्याएं होती है उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की पूरी परिभाषा है, अगर आप देखें कि Q, परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं, वैसे इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, पर इसको प्रदर्शित करते हैं Q से। P बटे Q मतलब जो बटे वाली संख्या है उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। पर ये ध्यान रखना कि P और Q की जगह पे ये संख्याएं आनी चाहिए, I। देखिए घटक है I, मतलब P और Q का मान यहाँ से I से ले सकते हैं कोई भी संख्या। P की जगह पे भी यहाँ से कोई संख्या ले सकते हैं, Q की जगह पे भी यहाँ से कोई संख्या ले सकते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं ले सकते। ऊपर 0 ले सकते हैं पर नीचे कभी भी 0 नहीं ले सकते। ये हो गया परिमेय संख्या है, मतलब बटे के रूप में जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है सम संख्या है।
अब इन सबको किसी अक्षर से प्रदर्शित नहीं किया जाता। आगे यहाँ तक जो थे वो अक्षर से प्रदर्शित किए जा रहे थे, NWIQ। अब सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से कटती है उसको सम संख्या बोलते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 12, 14 से डॉट 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 अनंत तक जाती है संख्या। तो 2 से कटने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या है। और जो 2 से नहीं कटती उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्या। ये केवल 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें से एक ध्यान रखिए कि एक जो संख्या 1 है वह भी अपने से कटती है और 1 से कटती है, लेकिन संख्या 1 को न तो भाज्य है न अभाज्य। तो पहले इसको रट्टा मार जाइए कि जो आपका संख्या 1 है, संख्या 1 न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। तो अब ये जो 1 तो निकल ही गया, क्योंकि न तो ये भाज्य होती न अभाज्य, और ये अभाज्य संख्या आपने देख ही लिया। अब अभाज्य को छोड़कर जो बाकी संख्याएं बचती हैं वो भाज्य है। जैसे देखिए 1 तो न तो भाज्य न अभाज्य, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 5 आ गया, तो बीच में 4 छूटा तो 4 भाज्य हो गया, क्योंकि 4 एक कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ऐसे देखिए 6 2 से कटता है, 3 से कटता है, 8 2 से कटता है, 4 से कटता है, 9 3 से कटता है, 10 2 से 5 से कटता है। तो ये देखिए 15 5 से कटता है। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब वर्ग संख्या। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 7 का वर्ग 49। वर्ग मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 1 का 1 में गुणा 1, 2 दूना 4, 3 का 3 में गुणा 3 3 9, 4 का 4 में गुणा 4 चौक 16, 5 का 5 में गुणा 5 5 25। तो ये वर्ग संख्या है। और घन संख्या क्या होती है? मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा। जैसे 1 का 3 बार गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 आएगा। 8 8 मतलब 2, घन संख्या मतलब क्यू। देखो वर्ग संख्या मतलब उसका 2 बार गुणा, तो कितना है? 2 दूना 4। और घन संख्या का मतलब होता है कि क्यू, मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आएगा? 8। ये घन संख्या हो गई। 1 8 27 64। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। एक घन संख्या है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। जैसे देखिए ये बड़ा है का निशान है, जिसको इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं। और ऐसे बड़ा है के नीचे ऐसे एक लाइन और लगा दिया तो इसको बोलते हैं बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल। ये देखिए इसको, ये छोटा है का निशान जिसको लेस देन बोलते हैं, और ये छोटा है या बराबर है, मतलब लेस देन और इक्वल। तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर केवल यही चिन्ह दिख रहा है तो उसको बोलेंगे बड़ा है या फिर ग्रेटर देन। लेकिन अगर इस चिन्ह के साथ एक लाइन नीचे आ रही है तो ये इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। इसको आप देखें तो यहाँ बराबर आपको दिखेगा। देखिए इसको छुपा लीजिए, ऊपर का पार्ट छुपाएंगे तो आपको नीचे बराबर दिखेगा। तो बड़ा है या बराबर है, ये इसको पढ़ेंगे छोटा है या छोटा है और बराबर है। तो इस तरीके से इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये आपको लेना है। इसमें ध्यान रखिए कि अगर जैसे केवल बड़ा है लिखता है तो इसका मतलब उससे बड़ी संख्या लेनी है, लेकिन यहाँ बड़ा है बराबर भी है तो इसका मतलब बड़ी संख्या तो लेनी है, उसके बराबर वाली संख्या भी लेनी है। ऐसे यहाँ छोटा है का निशान है तो केवल छोटी संख्या लेनी है, लेकिन छोटा है बराबर है तो छोटी संख्या तो लेनी ही है और बराबर वाली संख्या भी आपको लेनी है। तो ये चिन्हों का भी यहाँ पे प्रयोग रहेगा। तो ये आपका बेसिक था। यहाँ तक मैंने आपको संख्याओं का ज्ञान और छोटे बड़े का ज्ञान ये आपको करा दिया। इसकी प्रैक्टिस आप करिए, घर पे बैठ के इसको याद कर जाइए।